जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमम। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू सर। तार साहब, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा, तार साहब, अमेरिका आखिरकार इस बात पे राजी हो गया है कि गजा के अंदर सीज फायर की जाए, और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं 5 महीने के बाद। और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन सेंस कि गजा के लोगों को तो मार मार के उन्होंने जो है उनका कोई हाल नहीं छोड़ा। लेकिन एट दी एंड शायद इस पे जरा डोमेस्टिक हमें सेंटिमेंट्स बताइएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि अब वो समझते हैं कि जो मुस्लिम वोट था या कि वो जो एक लिबरल वोट है कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ना चला जाए? जरा इस पे भी बात कीजिएगा पहले, तार साहब। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पे वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें इतराज था। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की, एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये जेहन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी वो जिस जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में, खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है। तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी उनकी दो ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से दो शिकार किए जाएं, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का, मुझे एक उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है और सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। छठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडल ईस्ट का। जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेलों में अब तेल नहीं है। जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसकी एक रिसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। और जिसका बड़े बुरे तरीके से बेबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रीसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर है वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, उसी तरीके से चीमा साहब, अब मैं समझता हूं कि वो अब जिस तरह आपको शायद माजी में मैं याद कराना चाहूंगा
कि बीबी नेतन्याहू पिछली दफा कांग्रेस में स्पीच देने आए थे तो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाइकाट किया था। अब पता नहीं कि हमारे जो अंकल बाइडन हैं वो आते हैं नहीं आते, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आगे मजीद इस पे क्या होता है। अब मैं दो इसमें जो मुझे इस हवाले से दो चीजें मुझे एतराज है। एक तो आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे अंकल बाइडन ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आइसक्रीम खाते थे। कौन आइसक्रीम खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ हंसियां निकल रही थी, तो उस गाजा की जंग की बात कर रहे थे। अंकल बाइडन को यह नहीं पता कि 5 महीने की जंग के अंदर 31,900 लोग मर चुके हैं। 31,900 लोग जो है वो मर चुके हैं, जिनमें 27 लोग भूख से मर गए हैं, 73,500 लोग जख्मी हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ इजराइल अपनी फौज के रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ 247 फौजी मर गए। वो कोलैटरल डैमेज की भी रेशो होती है ना, वो बिल्कुल रेशो कोई नहीं है। तो आज टोनी बिल्किन भाईजान जो है वो सुना है इजिप्ट चले गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो आपने खुद फरमाया जिस तरह के वो एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में लेकर आने वाले हैं, और इजिप्ट में वो मुसलमान मुल्कों के वुज़रा खारजा से मिलेंगे आज थर्सडे वाले दिन, आज के दिन। लेकिन उसमें से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि टोनी बिल्किन साहब जो हैं वो उनकी बात अब सुनता कौन है? उनकी बात अब सऊदी अरेबिया, जहां से अभी वो मोहम्मद बिन कासिम से होके आए हैं, उन्होंने ईरान के साथ डील जाके बीजिंग में की है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के चाइना ज्यादा करीब है वर्सेस अमेरिका के। अब एलाइज भी घबरा रहे हैं। अब एलाइज किस तरह घबराएंगे उसकी भी बात बताना चाहूंगा। टोनी भाईजान जो है, टोनी बिल्किन साहब, साउथ कोरिया सियोल में इन्होंने समिट थी डेमोक्रेसी समिट, उसमें जब गए सियोल में, साथ ही नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइल उधर से उन्होंने मारे, और जिसमें वो मिसाइल का इफ्तिताह करने के लिए जब आ रहा था तो लिमोजीन में आया नॉर्थ कोरियन जो प्रीमियर था, और उस लिमोजीन में आया जो पुतिन ने उनको गिफ्ट की। और तीसरी बात अगली बताऊंगा कि उन 6 मिसाइलों में से कुछ मिसाइल जाके जापान के पास गिरे हैं, जापान के पास। तो जब आपके फॉरेन मिनिस्टर के इस्तकबाल में नॉर्थ कोरिया 6 मिसाइल छोड़े और आप हंसते हंसते वहां से भाग जाएं खसियानी बिल्ली बन के, तो आपकी क्या वैल्यू है? हाँ, दुख ये है कि इन टोनी बिल्किन तो चले अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, बोइंग के बोर्ड पे रहे हैं, ये तो शायद कोई चीजें बेचने के लिए वहां पे गए होंगे। और लेकिन जो भाईजान रोजे रख के आएंगे वजीर खारजा दूसरे मुसलमान मुल्कों के, उन्हें कोई सोच नहीं है कि 32,000 बंदा मर चुका है, 32,000 बंदा मर चुका है। और मुझे एक और अफसोस है, आज मैं इस चीज पे बल्कि आपके इसके प्रोग्राम के हवाले से कंटेस्ट करूंगा। कल इंतहाई एक इमेच्योर स्टेटमेंट आई है जेरेड कुशनर के हवाले से। उन्होंने कहा कि गाजा जो है वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, यहां पे तो इन सब लोगों को नाइजर भेज देना चाहिए, ये जितने फलस्तीनी हैं इनको किसी दूसरे कॉन्टेंट में भेज दें, यहां हम हाई राइज बिल्डिंगें बनाएंगे। मुसलमानों पे 2 बिलियन मुसलमान हैं, और अभी तक फॉसल फ्यूल के सबसे ज्यादा जखायर इनके पास है। कल थप्पड़ मारा है उन्होंने इनके मुंह के ऊपर। प्रॉपर्टी, ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, और नक्शे जारी किए गए हैं। कहते हैं कि पहली दफा बात नहीं हुई, 2022 में इजराइल ने इसका प्लान भी जो था कोई एक रिलीज किया था, लेकिन वो जेरेड कुशनर साहब हैं, वो उन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बनानी चाहिए। हालांकि उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनके जो सूसर साहब हैं उनकी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर इस वक्त वो जो आपको पता ही है कि $465 मिलियन का वो बांड मांग रहे हैं। और आज की CNN की खबर ये लगी हुई है कि ट्रंप कैंप से उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू लुक टुवर्ड्स द ट्रंप टावर। आप जाकर नए टावर बनाना चाहते हैं गाजा में, अपने यहाँ के टावर तो पहले देखेंगे इनका क्या मुस्तकबिल। लेकिन इसमें इनका नहीं कोई कसूर 2 बिलियन मुसलमानों का है जो ये सारा कुछ देख रहे हैं और मुंह दूसरी तरफ इंतशार का शिकार है, और कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है इस वक्त। देखें, दो मुल्कों के अंदर एक मुसलसल कंपटीशन माजी में देखा जाता था मुस्लिम लीडरशिप के लिए, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, दोनों की डायरेक्शन है, अजीब अजीब डायरेक्शनें हैं, अजीब अजीब किस्म की लीडरशिप है, बिल्कुल जिसको लीडरशिप कहना भी ज्यादती हो। और दूसरा, इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान जो है, चाहे वो अपने मुल्कों के अंदर है तब भी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों में है तो तब भी वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं।
लेकिन चीमा साहब ये नई डेवलपमेंट है इस वक्त जो आप बात कर रहे थे। दूसरा, इस वक्त अगर भारत के हवाले से चीजें, इलेक्शन वहां गर्मा गर्मी चल रही है और आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है कि वहां पे केजरीवाल साहब को अरेस्ट कर लिया गया है शराब के वहां पे लिकर के ठेके देने पे। पहले 2 लीडर उनके पहले ही जेल में थे, सूर्या और जय, लेकिन आज उनके ऊपर एक नई एलिगेशन लगा। पहली एलिगेशन तो मौजूद थी, साथ ही कांग्रेस ने उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है कि हमारे जो अकाउंट है जो कि तकरीबन उनके बल्कि उनकी 16.32 मिलियन डॉलर है, उनके 16 मिलियन डॉलर है जो उन्होंने होल्ड कर लिए, जिसपे इस वक्त जो उनके कांग्रेस के लीडर है उन्होंने कहा कि 20% इंडियन दे वोट फॉर अस बट वी इवन देन डोंट हैव 2 रुपीस टू स्पेंड ऑन समथिंग। तो इसमें मुझे जब भी ऐसी चीज को देखता हूं तो मुझे साथ ही इलान मस्क जो है वो याद आ जाते हैं। खासकर उन्होंने आज से कुछ हफ्ता पहले एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो चुकी है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है। जिस तरह मैं अब कांग्रेस के अकाउंट सीज कर लिए गए, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कहा गया 465 मिलियन डॉलर आप जमा कराएं। अगर वो जमा कराते हैं तो उनके पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरह का मिले जुले जो इजहार है वो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि हमारे अकाउंट सीज कर लिए गए, हम इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे। तो ये इस वक्त अगर देखा जाए, और साथ ही इसी इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका के हालात थे, कल आपने देख लिया डोनाल्ड लू के कि यहाँ पे इस वक्त एक पॉइंट इसमें, हम डोनाल्ड लू की आप बात शुरू करने लगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा जो डेमोक्रेसी समिट सोल में हुई, तार साहब, उसमें आपको पता है पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। और और दो दफा ये मैं आपसे चाहता हूं इस पे जरा कमेंट करें। 2 दफा पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, पाकिस्तान ने कहा हमने नहीं आना बिकॉज आप चाइना को नहीं बुलाते। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम होते थे तो उनको इनवाइट किया गया, उनको कहा वीडियो पैगाम भेजें, तो उन्होंने कहा मैंने वीडियो पैगाम नहीं भेजना, हमें बनफ से नफीस बुलाएं तो तब आएंगे। कल डॉक्टर जयशंकर ने वीडियो पैगाम भेजा है वहां पे, एक बात। और तार साहब दूसरा, इसको बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन भी नहीं आया। प्रेसिडेंट तो दूर की बात, व्हाइट हाउस तो दूर की बात, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अमेरिकी जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने मुबारकबाद दी है। डेमोक्रेसी समिट पे ना बुलाना, डोनाल्ड लू ने जिस तरह कल बातें हुई हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ और शफाफ हैं या नहीं, ये जब इंक्वायरी आएगी उसकी रिपोर्ट पे मबनी है। और तीसरी ये बात कि किसी ने मुबारक पाकिस्तान को नहीं दी। इस सिचुएशन में जरा डिस्कस करें आप ये सारी सिचुएशन जो मैंने बताई है, वेयर आर वी स्टैंडिंग। चीमा साहब, दर हकीकत आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब बेचारे अपने 3.5 साल वो भी इंतजार ही करते रहे, बल्कि उन्होंने बड़ा पर्सनल ले लिया था कि जो बाइडन उनको कॉल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, लोगों ने बड़े बड़े पैसे लेके, जो सपोर्टर थे यहाँ पे, डोनर्स थे जो सारे, बड़ा जोर लगाते रहे हैं यहाँ टेक्सास से कि किसी तरीके से अंकल बाइडन जो है इमरान खान साहब से टेलीफोन पे बात कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। देखिए इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू मेरे समझ में वो नजर आता है आपके योर फाइनेंशियल क्राइसिस। जब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इतने बुरे तरीके से, वो समझते हैं हमने आईएमएफ को जो कह दिया कि आपके साथ डील करें, एंड दे डोंट कंसीडर इट्स नेसेसरी कि आपके साथ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है उनको रेगुलेट किया जाए, वो दे डोंट फील द नीड ऑफ इट। इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादती है, लेकिन ये कि इस वक्त आप अपने रीजन में अगर देखा जाए तो, अगर चीमा साहब, हालांकि मेरे लिए यू आर आइसोलेटेड, आप इस वक्त जितने नेबर हैं आपके साथ, अफगानिस्तान है तो आप हालत जंग में है, ईरान आपके साथ, वो भी आपके साथ, अभी 2 हफ्ते पहले आप एक दूसरे के गुथम गुथा थे। भारत के साथ आप 2 नेशन थ्योरी से ही आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। अब तीसरा कल जो अटैक आपके ऊपर हुआ है ग्वादर पे, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ गुड टर्म विद चाइना एट द सेम टाइम। तो 4 नेबर हैं, चारों के चारों आपके आइसोलेट, आप उनके साथ यू आर नॉट इन अ गुड टर्म्स विद देम। तो जब आपके हालात लोकली और फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप मुसलसल कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो फिर आपको वो क्यों करेंगे गालियां, आपसे क्यों वो दे विल कंसिडर यू इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ी इसकी वजह यही है, और उसका अभी तक कोई हल सामने नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आज भी डान पे जो सबसे पहली खबर है शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने आईएमएफ के हवाले से बात की है, लेकिन आप इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे, क्या वजह है? आप
आप एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों नहीं करते? आप स्मगलिंग को रोक कर ट्रेड की बात क्यों नहीं करते? मैंने बड़ा ही रिसर्च की है कि आपके पिछले साल 2023 के अंदर 900 अटैक हुए हैं दो सूबों के ऊपर दहशतगर्दी के, दोनों के दोनों अफगानिस्तान से आए हैं, क्योंकि सूबा बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ और केपीके का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। और मैंने जब उस पर रिसर्च की है तो मैं ये कंक्लूड करता हूं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह आपकी स्मगलिंग है। उस स्मगलिंग में टेररिस्टों का आना जाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके स्मगलिंग रोकने वाले अदारे मुंह दूसरी तरफ पर कर लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो दर हकीकत हमारे आर्मी चीफ साहब ने आते ही एक दफा फैसला किया था कि हम स्मगलिंग को रोकेंगे, लेकिन उससे आगे बात चल नहीं सकी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मैंने इस पर रिसर्च की, आप स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करें, दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आप उसमें, आपकी स्टेट उस साइड पर इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आपकी स्टेट जो है वो स्मगलिंग में इंटरेस्टेड है वर्सेस ट्रेड। ईरान से भी स्मगलिंग हो रही है, अफगानिस्तान से भी स्मगलिंग। आपकी इन दो स्टेटों के साथ रिलेशनशिप स्मगलिंग में है, तो वो उसमें आपके जो इदारे हैं उनको इस चीज का इल्म मौजूद है। उनका अफसोस वाली बात यह है कि आज मुझे पता चला है कि जब अटैक, आपने सबसे पहले तो ग्वादर पे एक उनकी कंटीजेंसी थी कि आप हमें एक आर्मी का पूरा ब्रिगेड बना के देंगे जो हमारी हिफाजत करेगा। जो मैं दुख वाली बात यह है कि ग्वादर जब उन्होंने कल अटैक किया है, 2 घंटे तक आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। सिर्फ 8 बंदे थे, 8 बंदे आपके सेंसिटिव एरियाज के अंदर, और आपको पता है कि वहां आपके चाइनीज लोग वहां मौजूद हैं, आपके आपके अपनी एस्टेब्लिशमेंट के हाई रैंकिंग लोग वहां बैठते हैं, और वो काफी करीब तक जा चुके थे। 2 घंटे आप 8 लोगों को हैंडल नहीं कर पाए। इट मींस यू वर इल प्रिपेयर्ड। तो ये आपको कई चीजों के ऊपर अपने आप को सीरियस लेने की जरूरत है। ये दूसरा अटैक है एक हफ्ते के अंदर अंदर, और मेरे ख्याल में आपको यू हैव टू स्पीड अप। उसमें एक उसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा, आपके इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप उसको भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। आप इस वक्त आज की जो बात है, जिस तरह मैं इमेच्योर स्टेटमेंट्स में सुन रहा हूं कि हमारे केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इस्लामाबाद मिलने आए, लेकिन 10 घंटे पहले उन्होंने कहा कि ईंटें मारेंगे जो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। और साथ ही सुना है कि आसफ जरदारी और कई आपके नून लीग के लोगों के ऊपर उन्होंने FIR कटवा के आए हैं अपने एरिया से, डेरा इस्माइल खान में। उन्होंने कहा कि आप इधर आओगे तो हम उधर जाके पकड़ेंगे। तो ये इस पे कमजोरी आपकी, मैं एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करूंगा, ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करूंगा, कि जो अभी तक अपनी लाइंस को बता नहीं पाए, जिन्होंने अभी तक 9 मई के लोगों को सजा नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। जरा कमेंट कीजिएगा, इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल की बड़ी बात हो रही है, और ये अभी एक इजलास भी आज वजीर आजम ने डिस्कस किया है। इंडिया के अंदर ऐसे सेटअप नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये जो सेटअप है आपको पता है ये हाइब्रिड है, इसमें फौज और सिविलियंस बैठते हैं, और कहा जा रहा है कि आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर SIFC है और देन कैबिनेट है। कैबिनेट की उतनी ताकत नहीं है जितनी SIFC की ताकत है। तार साहब, ये जो मॉडल है, ये पाकिस्तान को, जो आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, आप बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप बात करते हैं कि हम जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आए इस मुल्क में और तरक्की करें, ये SIFC कोई रास्ता दिखा सकती है, या कि ये समझें कि बस एक हाइब्रिड प्लस प्लस मॉडल हमारे पास आ गया और जैसे माजी में होता रहा वैसे ही होगा? आपको इसमें कोई उम्मीद नजर आती है कि फौज, क्योंकि ये भी तनकीद की जाती है तार साहब कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि जिसमें फौज और सियासतदान मिलके बैठ के फैसले कर रहे हों। सो इस पे जरा बात करें कि ये शायद दुनिया इस वजह से भी हमें नॉन सीरियस ले रही है, लेकिन इससे आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है? चीमा साहब, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस तरह के मॉडल मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा सा आपको देखिए, बर्मा के अंदर इस तरह का मॉडल मौजूद है कि आर्मी जो है वो पावर शेयरिंग करती है, या उनकी परमानेंट लेजिस्लेशन में सीटें हैं उनकी। और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पावर शेयरिंग होती है, क्योंकि देखें ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਤਾ चीमा साहब, हालात ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਮਾ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਅਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, $85 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਖਾ ਕੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ UAE ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ? अच्छा चीमा साहब, उसमें
जो मैं समझता हूँ जो मॉडल है, देखिए आज अब मैं खासकर जो जमहूरियत को देखता हूँ, आज मैं इसी डेमोक्रेसी पे आज बात कर रहा था। बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है? वहां भी हालात यही है। आप मुझे ये बताइए, इजिप्ट में अगले दिन इलेक्शन हुआ, वहां कौन सी जमहूरियत है? कोई जमहूरियत नहीं। पुतिन ने इलेक्शन लड़ा, 88% उसने ले लिए हैं वोट, और 2030 तक वो रहेगा आगे। पीटर द ग्रेट था, उससे ज्यादा भी टेन्योर जो है वो पुतिन आगे चलाएगा। यहाँ पे जहां पे ओबामा 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके बैठा है, तो जमहूरियत किधर है? मेल इन वोटिंग हुई है पिछली दफा। आधा कंट्री अमेरिका जहां 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, वहां पे आधा कंट्री कहता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहा है कि जी ये पिछले फेक इलेक्शन था, जबरदस्ती इन्होंने मुझे हराया। तो जमहूरियत आप अगर कहें ना, तो वो पहले तो मैं, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फिक्शन। आप कहते हैं फरिश्ते पिक करने हमने, और वो गलती कर ना सके, उनका कोई स्कैंडल ना हो, कोई कुछ ना हो, किसी लड़की से बात भी ना करें, किसी बंदे से भी बात ना करें, वो फरिश्ते बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। और तीसरी बात ये है, मैं कहूंगा बहुत अरसा पहले किसी ने कह दिया था कि वोट, मेरे ख्याल में उसने वो नाम बोल रहे जिसने कहा था, वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। वो कोट किसी बड़े स्ट्रांग आदमी ने कहा, तो ये, और आज से 100 साल पहले उसने कहा। आज की बात सुन ले, पुतिन के बारे में वेस्ट आज क्या सोच रहा है? जब इस दफा पुतिन ने इलेक्शन जीता है, एक ऐसे मैंने पढ़ा जिसके बारे में लिखा है कि सक्सेसर ऑफ पुतिन, पुतिनिज्म इज अ सब्जेक्ट नाउ, पुतिनिज्म। अब कहते हैं पुतिन चला भी जाएगा तो उसने कई ऐसे पीछे अफसर या लोग तैयार कर लिए हैं जो उसकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे जाएंगे। पुतिन ने अगले दिन अपनी स्पीच के अंदर 3 चीजें, आपने अगर चले बात की, मैं आपके देखने वालों को थोड़ा एजुकेट करना चाहूंगा। जो अगले दिन जो पुतिन ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी है, उसके अंदर उसने कई चीजें बड़ी सख्त कही हैं। एक तो उसने कहा कि यूक्रेन की जंग के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग और ब्रिटिश स्पीकिंग लोगों के एक्सेंट हमने सुने हैं। इसका मतलब है कि नेटो सोल्जर्स आके फिजिकली लड़ रहे हैं। एक तो उसने बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई नेटो के ऊपर। दूसरा उसने ये कहा कि मैं मजीद एरियाज लेकर यूक्रेन के एक लार्जर बफर जोन बनाना चाहता हूं, कई सौ मील का बफर जोन बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे रशियन मेनलैंड के ऊपर वहां से हमले कर रहे हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर रशियन मेनलैंड। तीसरी सबसे बड़ी वार्निंग जो उसने दी है, उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा रशिया का नुकसान हो रहा है सैटेलाइट्स के जरिए। जो अमेरिकन और दूसरे सैटेलाइट्स हैं, वो सारी जी, तार साहब बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के हवाले से, और उसमें डेमोक्रेसी जो रशिया के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं, और क्या चल सकता है। और यूक्रेन के हवाले से बात कर रहे थे कि वो बफर जोन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अभी थोड़े ही मोमेंट्स में वो ज्वाइन कर रहे हैं। तारड़ साहब, जी जी तारड़ साहब। जी चीमा साहब, मैं कह रहा था कि पुतिन साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि हमें, हमारे लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जो डेंजरस चीजें हैं वो सैटेलाइट्स हैं। उसको अमेरिका और वेस्ट जो इंफॉर्मेशन यूक्रेन को देता है, तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो उसका उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि वी विल यूज एटॉमिक एसेट्स इन द स्पेस, जो कि इस वक्त 2 दफा सोचने पे मजबूर है। इस वक्त वेस्ट परेशान है उसके मामले में। वैसे भी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का बड़ा मसला है ये। जी, और उन्होंने कहा कि हम अपना एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे स्पेस के अंदर। तो इसमें अगर देखा जाए तो चीमा साहब, जमहूरियत अगर देखा जाए तो आज एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप कहें कि ट्रू जमहूरियत 100% इज वर्किंग। तो हाइब्रिड सिस्टम, मैं ये समझता हूँ हाइब्रिड सिस्टम भी काम करता है, तो सही तरीके से करे तो सही, और अगर सही तरीके से करे तो कौम फिर भी तरक्की कर सकती है। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जिन चीजों की जरूरत है, एक तो आपको लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। आपको इस वक्त इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है। दूसरा, आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करें, कोई अगर हो सकती है। तीसरा है कि जितनी शिफाफियत चीजों में लगाएं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पे जोर होना चाहिए। और तीसरा, अभी तक किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि अगली जनरेशन को हमने पढ़ाना किस तरह है। इनको जिहाद की फेज से निकालकर मेन स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरह लेकर जाना है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि अफसोस वाली बात है। और इसी से लोग बेजार होकर कंट्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बाहर, क्योंकि वहां पे तालीम का भी फुकदान है। और दूसरा, मैं फिर यहाँ कोड करना चाहूंगा, पाइड के चेयर जो जिनकी मैंने इंटरव्यू का रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का सबसे पहला जो काम होता है रिसर्च करना।
सॉल्यूशंस निकालने। और इस वक्त पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पे रिसर्च हो रही। तो अफसोस वाली बात ये, फिर आप ये जो इस वक्त मुक्तदर लोग हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि इन चीजों पे तवज्जो दें। अपने बच्चों को लंदन पढ़ा के, ये जो 250 मिलियन लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे, इनके बच्चों की भी बात की जाए। और इस वक्त जो मैं मुसलसल ये बात करता हूँ बार बार, चीमा साहब के आपकी महंगाई को, आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? भारत से ट्रेड किया जाए, ईरान से ट्रेड किया जाए, अफगानिस्तान से ट्रेड किया जाए। अब भारत के साथ आपके इश्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन चाइना और भारत का ट्रेड हो रहा है, अमेरिका और चाइना का ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरी ये बात है कि टू नेशन थ्योरी ठीक है, आपने 76 साल पहले थी, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए उसकी दुकान बंद करके मूव ऑन करने की कोशिश करें। ये मैं हमेशा ये कहता हूं कि वक्त के साथ साथ जरूरतें तब्दील होती हैं, सोच भी तब्दील होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ताड़ साहब, मैं एक आखिरी क्विक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, और वो, आप भारत में गए हुए थे, जैसे अभी बातें चल रही हैं कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे ये कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ, और कल आपको पता है कि वहाँ कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में भी इंडिया की बात हुई है, और यहाँ पे इवन के वो उस कांग्रेस में ये डिस्कस किया गया कि वहाँ CAA के ऊपर क्वेश्चन हुए। ताड़ साहब, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी साहब का जो वापस आना इज मस्ट फॉर इंडियाज ग्रोथ? क्या अगर नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो ही इंडिया की ग्रोथ है? क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ये सोच चुकी है या प्लान कर चुकी है, ताड़ साहब, कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आती तो भारत की जो तरक्की है उसका पहिया रुक सकता है? जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती है तारड़ साहब, जब भी कोई गवर्नमेंट होती है, अब 10 साल वो रहे, 10 साल में उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की, 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, एंड दैट वाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी का आना ही भारत की तरक्की है? क्योंकि जिस तरह ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है, इट टेल्स के वहां पे एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि सम हो, जो भी हो, मोदी साहब आए, दैट इज द ओनली वे इंडिया तरक्की करेगा। आप तो हो के आए हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट करें प्लीज। चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की जो है इस वक्त, उसको स्पीड अप करना, इसके बुनियाद तो 1991 में इसमें नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह साहब ने रखी थी, उसके बाद वाजपेयी साहब ने, और कंटिन्यूटी आई है। आज की भारत की तरक्की का मैं क्रेडिट बिल्कुल मोदी साहब को दूंगा, उनके उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा, अगर भारत उससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, और दूसरा चीमा साहब मैं कहूंगा, जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया की किसी जगह पे, वहां तरक्की नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस की मिसाल देता हूँ, टूटी फूटी इस वक्त शख्सियत हासिल है रिपब्लिकन पार्टी को हाउस के अंदर, कांग्रेस में सेनेट के अंदर उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक भी तरक्याती काम नहीं हो सका। बहस बराए बहस, पार्टी लॉयल्टी के ऊपर जाके सारा दिन लड़ते रहते हैं। सफर कौन करता है? मुल्क सफर करता है, कंट्री सफर करता है, वोटर सफर करते हैं, जनरल मैसेज सफर करते हैं। मेरे ख्याल में ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने वहां माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि मोदी इज कमिंग बैक, और दे विल कीप ग्रोइंग द वे दे आर ग्रोइंग, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत की तरक्की जो है वो इट इज कंटीजेंट ऑन द ऑन मोदी साहब। बल्कि इस वक्त मैं कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं, इसके बाद जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। लोग कई ऐसी बातें करते हैं कि ही मे बी द सक्सेसर ऑफ मोदी साहब, और उनकी भी परफॉर्मेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस दफा देख कर आया हूं कि यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और उनकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ही इज डेडिकेटेड पर्सन। मैं इस दफा जब भारत गया तो कई लोगों के साथ डिस्कस किया। हम बार बार, मैं कई दफा कहता हूं तालीम तालीम तालीम, लेकिन कई चीजों के लिए तालीम नहीं, परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, पैट्रियटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैट इज व्हाट इज गिवन बाय मोदी टू द नेशन। और वो दूसरी चीज जो जिस बंदे में देख रहा हूं, वो मैं योगी साहब, यूपी वाले, उनके पीछे भी लोग हैं। और अल्टीमेटली जब भी आप बात करते हैं तो आप ये सोचना, कई लोग जो है पाकिस्तान में बैठ के इस चीज को भूल जाते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज। सो वो अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए अच्छा है। आपको नहीं पसंद तो आपको ना, क्या फर्क पड़ता है आपका, आपकी ओपिनियन का। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूँ आपको भी कुछ आय वाला चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको हार्वर्ड कैम्ब्रिज वालों ने अभी तक बैंकरप्सी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही कह रहे हैं ताड़ साहब, ये तो आपकी बात हमेशा ठीक होती है। आप सही कहते हैं कि इधर से तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपकी बात वो मैं अक्सर हमारे जो ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं उनको कहता रहता हूँ। अगले दिन भी कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा आप जब अमेरिका जाते हैं आप बिल्डिंग्स देख आते हैं, आप अपार्टमेंट देख आते हैं,
और फिर आके इत्थे तुसी पैसे इकट्ठे करने लग पैंदे हो कि वापस किंज लेके जाने ने। तो सो उनकी ये बेगमात जो है ना निशानियां लगा जाती है ना घरों के ऊपर, वो कहती है नहीं असि हुण जाइंट ते ग्रोसरी लैनी करनी ना, साडा दी बो आंदी लाहौरों, असि नहीं जाना उत्थे। तो फिर वो चीज़ें से फिर इस तरह ही है। फिर वो उनको जब वापस आते हैं डीपीओ डीसीओ, तो दफ्तरों के अंदर उनको लोग नजर नहीं आते, लोगों की शक्ल में डॉलर और पाउंड नजर आते हैं। सही कह रहे हैं तार साहब, लेट्स सी। लेकिन तार साहब बहुत सारे एक एक फैक्टर ये भी है जो इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को दबाया और सेंटीमेंट अवाम जो है वो इमरान खान के साथ थी। सो जिस दिन इलेक्शन हुआ है तो विच इमरान खान है। ये ना हो कि नरेंद्र मोदी अपोजिशन को इतना दबाएं कि सिंपैथी फैक्टर वहां पे भी उभर जाए। सो वहां पे भी ये फैक्टर पड़ सकता है। लेकिन मोदी साहब के पास जो है जो 10 साल की तरक्की उन्होंने की है या जो ग्रोथ हुई है, मैं समझता हूँ वो उनका बड़ा सर्टिफिकेट है। बहुत एज एक कम्पेयर चीमा साहब बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है मोदी साहब की अकम्पलिशमेंट्स की। यहाँ पे हमारी अकम्पलिशमेंट्स थी काले बकरे, जिन, उस्मान बुजदार। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी बहुत बड़ा फैन हूं खान साहब का, मुर्शद पाक का। 55 जलसे किए उन्होंने, वो खतरनाक कार्ड इस्तेमाल किए, एंटी अमेरिका जज्बात, एंटी आर्मी जज्बात, और उसके ऊपर तड़का जो उन्होंने बेचा इस्लाम को। उन्होंने कहा कि उम्रा ना करने जाओ, पीटीआई के लिए काम करो, ये सियासत नहीं जिहाद है। और जो वो तड़का जो उन्होंने बेचा है, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। लेकिन फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारे डब्बों के अंदर फरिश्ते वोट डाल गए हैं। आपके ऊपर तरस ही आता है, दुआए खैरियत, क्योंकि आप अटामिक पावर है, अटामिक पावर है। और जो बंदा आपका इस वक्त उमर अयूब साहब है, जो कि खुद एक डिक्टेटर के, मिलिट्री डिक्टेटर के पोते हैं, ग्रेजुएटेड फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज ओपिनियन टुडे कि वोटों के डब्बों के अंदर जिन वोट डाल गए। मुझे तरस भी आता है, खौफ भी आता है आपसे कि पता नहीं आपकी डायरेक्शन क्या है, कि जॉर्ज वाशिंगटन की तालीम के बाद भी आप जो है जिनों पे बिलीव कर रहे हैं, फरिश्तों। चल करें फिर आप चीमा साहब, पहले भी आपने एक दुनिया की एटॉमिक पावर जो है काले बकरे और जिनों पे चलाई है, ये गिला है। सही कह रहे हैं तार साहब। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े थे, मौजूदा अपोजिशन लीडर जॉर्ज टाउन के पढ़े हैं, और जिनों और जो है वो बकरों और इनके ऊपर चल रहे हैं। आप देखें, अल्लाह ही, आपकी बात सही है कि न्यूक्लियर पावर है, अल्लाह ही हमारा हाफिज है। आई होप कि चीज़ें बेहतर होंगी इस टेन्योर में, सख्त फैसले किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।